हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, आज हम CUET की, देखो इससे पहले हमने सिलेबस की वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, ठीक है। इससे पहले मैंने CBT एग्ज़ाम होता क्या है, मतलब CBT एग्ज़ाम दिखता कैसे, उसका इंटरफेस कैसे, वो वीडियो भी हम बना चुके हैं। तो ये वीडियो जो है ये पर्टिकुलरली देखो, ध्यान से देखो तो थंबनेल में देख लिया होगा, CUET 2024 का मैथ्स का पेपर है। अब इसको सॉल्व करने का पर्पस बस ये है कि बच्चे, एक तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि CUET का एग्जाम का लेवल जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। वैसे तो हम इसके बाद, अगर आप देखो, आपकी सजेशंस चाहिए मुझे, आपका सपोर्ट चाहिए, तो मैं जो सोच रहा हूँ मैं कि मैं चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर का बेसिक करवा के, थोड़ा सा बेसिक करवा के जल्दी से, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि यस सर वी आर रेडी, आपका प्लान जो है बिल्कुल सही है, हम इसी तरह से काम करेंगे। तो बच्चे, ये जो 2024 का पेपर था उसमें पैटर्न कुछ इस तरह से था। इस साल भी मोर और लेस सेम ही होगा, बाकी अगर वो चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन होते हैं जो कंपल्सरी होते हैं, वो चाहे आप मैथ्स ले लो चाहे आप अप्लाइड मैथ्स ले लो, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसका सिलेबस भी आप चेकआउट कर सकते हो। पार्ट B1 जो होता है वो डोमेन मैथ्स के लिए होता है, B2 जो होता है वो अप्लाइड मैथ्स के लिए बच्चों के लिए होता है। इनमें ऑप्शन होती है 35 में से 25 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल देखा जाए तो इसमें 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी, इसमें 40 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह का आपका पेपर का पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब मेरे को ये बताना कि आपने ये बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं किया, क्या लिखा हुआ है, इफ A and B are symmetric matrices of same order then AB minus BA। बहुत से बच्चों को इसका ऑर्डर पता होगा। देखो AB माइनस BA का उन्होंने पूछा, ठीक है। AB माइनस BA का ट्रांसपोज कर दो। आपको पता है कैसे होगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज उल्टा होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसका A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब क्योंकि A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब B ट्रांसपोज कितना होगा B, A ट्रांसपोज कितना होगा A ट्रांसपोज A, B ट्रांसपोज B। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेके AB माइनस BA। तो यहां पर हमारा AB माइनस BA का ट्रांसपोज जो है वो माइनस के इक्वल आ गया, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूं जो दोनों बच्चों के लिए कंपलसरी है, अप्लाइड और मैथ्स दोनों के लिए, ठीक है जी। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, A का ऑर्डर कितना दिया हुआ है भैया, हमें 4 दिया हुआ है। उसके बाद A का डिटर्मिनेंट हमें कितना दिया हुआ है 4, 2A की वैल्यू पूछी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, वो प्रॉपर्टी अब हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में से भी देख सकते हो। तो आपको पता है A का ऑर्डर, तो यहाँ से 2 की पावर 4 जो है बाहर निकल जाएगी डिटर्मिनेंट में से, 2 की पावर 4 बाहर निकल जाएगी। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, आई थिंक 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा 64। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो A और B दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। देखो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से बहुत पेपर बच्चों को आता है। यहाँ पर A और B दिया हुआ इज इक्वल टू C। अब बहुत आसान ये क्वेश्चन है बच्चे, देखो ध्यान से। आपको पता है A का ऑर्डर कितना है 3x2, B का ऑर्डर कितना है x क्रॉस y, और C का ऑर्डर कितना है 3x4। जो मैट्रिक्स बनाए, आपको पता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, पास पास में प्यार होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये इसका ऑर्डर है, नए मैट्रिक्स, मान लो नया मैट्रिक्स जो है वो D है, उसका ऑर्डर कितना आएगा 3x y, और वहाँ पर C कितना है 3x1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये बराबर होगा ना बच्चे, ये बराबर होगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x 2 है और y कितना है 1। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ फंक्शन, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग दिया हुआ है इन द इंटरवल, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ b। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव करो बच्चे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस b, ठीक है जी। अब आपको पता है वो फंक्शन जो है वो हमें इंक्रीजिंग दिया हुआ है, फंक्शन जो है वो हमें इंक्रीजिंग दिया हुआ है किस इंटरवल में, 1 और 2 के, मतलब 1 और 2 क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है जी। अब हमें b की वैल्यू ढूंढनी है इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी चाहिए, ठीक है जी। इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी चाहिए। अब देखो आपको पता है सेंस,
अब आपको पता है कि जो x है ना वो 1 और 2 के बीच में है, यहाँ पर हमें इंटरवल गिवन है, ठीक है। अब ऐसा करो, ये बनाने की कोशिश करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2x, यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना है b, तो b ऐड कर दो जी, 2 + b, 2x + b, 4 + b। अब ये बेसिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो आपको फास्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है हमेशा। देखो जो CUT है वो बेसिकली टाइम की गेम है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा बीच बीच में से, बट मुझे बीइंग अ टीचर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन ही करना है। तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब ध्यान से देखो, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी चाहिए। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करना, यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 2 + b से बड़ी है, तो यानी कि अगर इसको 0 से बड़े, इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ पर आल्सो मैं लिख देता हूँ, आपके लिख देता हूँ आल्सो, ताकि आपको समझ में आए। तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ से मैं b को कितना लिख सकता हूँ -2, ठीक है। यानी कि अगर b की वैल्यू देखो बच्चे, उन्होंने क्या पूछा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ b की मैं कितनी वैल्यू, देखो b की अगर मैं -2 वैल्यू फिल करूंगा 0 बनेगा, और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी ही चाहिए। अगर यहाँ -2 फिल करूंगा तो 0 ही बनेगा, तो यानी कि -2 से जितने भी बड़े नंबर फिल करूंगा इसका आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो, -1 फिल करना +1 आ रहा है, 0 फिल करना मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी हुई, b = -2। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको आ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है जी, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ प्लीज क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 2 dice are thrown simultaneously, x denotes the number of force, देन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है बच्चे मीन, ठीक है जी। अब यहां पर एक्स क्या है, नंबर ऑफ फोर्स, कितनी बार डाइस को थ्रो किया गया, 2 डाइस, यानी कि जो 4 है वो 0 बार आ सकता है, वो 1 बार आ सकता है, वो 2 बार आ सकता है, यही हो सकता है ना। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, जब भी हमें एक्सपेक्टेशन निकालना कि मीन निकालना हो, हम उसको x सपोज कर ले, रैंडम वेरिएबल हमारा, ठीक है। अब देखो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, डाइस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फोर्स, ठीक है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। अब नॉट 4 की इस तरह से लिख लो, f कॉम्प्लीमेंट्री कितनी होगी 5/6, ठीक है। अब देखो पहली बात करते हैं x = 0, मतलब कोई भी 4 नहीं आया। अगर 4 नहीं आया तो f कॉम्प्लीमेंट इंटू f कॉम्प्लीमेंट, तो कितना आया 5/6 इंटू 5/6, 25/36। उसके बाद x = 1, इसका मतलब एक बार ही 4 आया, 4 आ गया, 4 नहीं आया। ये भी हो सकता है सर कि 4 पहले नहीं आया, दूसरी बार आ गया हो। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना आपको कि ये आपको केसेस लिखने हैं, ठीक है जी। इसका आंसर कितना आएगा 1/6 इंटू 5/6, 5/6 इंटू 1/6। मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा यहाँ पर, ये कितना बनेगा 10/36। x = 2, x = का मतलब क्या है, दोनों बार 4 आ गया, तो इसको ऐसे लिख लो, यानी कि 1/6 इंटू 1/6, 1/36। आप आंसर चेक भी कर सकते हो, 25 और 10, 35 + 1 36, भाई इनका सम जो है वो हमेशा 1 बनना चाहिए। एक्सपेक्टेशन पूछा है, एक्सपेक्टेशन के लिए हमें x लिखना होता है, px लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, 25/36, यहाँ पर सॉरी 1 है, यहाँ पर कितना आएगा 10/36, यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर कितना आएगा 1/36। यहाँ पर x इंटू पी एक्स की वैल्यू निकाल लो, 0, 10/36, 2/36, ऐड करोगे कितना आएगा 12/36, यानी कितना आ गया 1/3। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई बच्चे हमारी, यहाँ पर 1/3, ठीक है जी। यस, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट, अब ये याद रखना कि CUET में इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे, जिसमें सारी ऑप्शंस भी सही हो सकती हैं। मैच द फॉलोइंग बहुत क्वेश्चन आए पिछले साल के, ठीक है। फॉर द फंक्शन fx, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, लिस्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ओके। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चे इसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव कितना आएगा, 6x² - 18x + 12। तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना होता है, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x² - 3x + 2 = 0। तो x² - 2x - x + 2 = 0। तो ये कुछ इस तरह से आ गया।
तो x -1 x -2, तो x की दो वैल्यूज़ बच्चे आ गई 1 और 2। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन करनी है और हो भी जाएगी अगर प्रैक्टिस करोगे तो। 1 और 2 इसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 जो है वो इसके बीच में आ रहा है। अब हमें वैल्यूज़ चेक करनी है, ऑब्वियस सी बात है फंक्शन में वैल्यूज़ हमें फिल करनी है। फंक्शन भला कितना अपना 2x³ -9x² प्लस 12x -5। इसमें बारी बारी से वैल्यू फिल करो। 0 फिल करना तो कितना आएगा, 0 फिल कर डायरेक्टली आंसर कितना आएगा -5। ठीक है जी, उसके बाद 1 फिल करना, 1 फिल करोगे 1 फिल करोगे तो कितना आएगा 2 और 12 14, 9 - 5 14, तो 0 आ गया ये तो। ठीक है जी, उसके बाद f(2) फिल कर लो। 2 फिल करना बच्चे, 2 का क्यूब 9 × 2 का स्क्वायर प्लस 12 × 2 -5। अब यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर जो है बच्चे कितना आएगा -1। ठीक है जी, -1। लास्ट बट नॉट लीस्ट f आपको पता है कि हमें 3 पर भी निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा इसमें क्या होता है बच्चे, इंटरवल गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 फिल कर लो, 3 फिल कर लो तो कितना आएगा, 3 फिल करके मैं यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, 3 फिल करके आपका आ रहा है डायरेक्टली 4। कितना आ रहा है 4। अब देखो जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 4, तो ये इसके साथ मैच कर गया। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो कितनी है -5, तो 2 तो हमारे मैच कर गए, 2 तो हमारे मैच कर गए। वैसे आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हो, ये A4 B3 सही आ रहा है, बाकी चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है 4 मतलब 3 पर आ रहा है, तो ये इसके साथ मैच हो गया, AC का 1 है, तो ये वाली ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे आपको पेपर में आने वाले हैं। अब ये देखो कहाँ से क्वेश्चन आया है, LPP बहुत आसान है बच्चे। एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस by इज मैक्सिमम एट, ये मैक्सिमम दिया हुआ है इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों पॉइंट्स पर ये क्या है मैक्सिमम। अब a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, a भी कितना दिया हुआ 25, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। तो देखो यहाँ पर z दिया हुआ है हमें ax प्लस by। अब आपको पता है ये इस पॉइंट पर भी z मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर भी z जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, तो वैल्यू फिल करो 8a प्लस 2b, यहाँ पर कितना आएगा 4a प्लस 6b। तो सॉर्ट आउट करना है इसको, ये 4a रह गया, उधर जाके 4b बन गया, तो a इज इक्वल टू b आ गया। ठीक है, a इज इक्वल टू b आ गया। और हमें क्या दिया हुआ है आल्सो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन द मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। ए बी कितना दिया हुआ बच्चे हमें 25, यहाँ पर एक बी को भी ए फिल कर लो, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 25, ए कितना आ गया, नो प्लस माइनस 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव है, तो ए 5 आ गया। अगर ए 5 है तो बी भी कितना आ गया बच्चे 5 आ गया। ठीक है, अगर ए भी 5 है बी भी 5 है तो इसमें वैल्यू फिल कर लो। जेड कितना आ गया 5x प्लस 5y। अब कोई भी एक पॉइंट फिल कर लो 8,2 क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम है ना, तो कितना आया 40 प्लस 10 50, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 50। आप 4 6 फिल करोगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 50। ठीक है जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चे। तो नेक्स्ट देखो जी, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन, यानी कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर से क्वेश्चन है। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लिमिट्स दी हुई हैं, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो क्या मैं इसका एरिया से निकाल सकता हूँ y dx, x जो है वो 2 से लेके 6 तक मतलब कि वेरी कर रहा है, लाइन है ना क्योंकि, तो x इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू अब निकाल लो 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस x, तो y कितना आ गया 12 माइनस x बाई 2, तो 12 माइनस x बाई 2 dx, 2 से लेके 6 तक। ठीक है जी, तो 1/2 बाहर निकाल लो, 12 की इंटीग्रेशन 12x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से लेके 6 तक, तो 1/2 12 इंटू 6 माइनस 36/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 12 इंटू 2 माइनस 4/2, तो कितना आ गया बच्चे 1/2, कितना बन गया ये 72, इसको कट कर दो बच्चे 18,
72 माइनस 18 माइनस 24, और ये कितना बन गया, ये बन गया जी 2 + 2। तो ये बन गया जी 72 और 74, 74 में से 24 गए 50, 50 में से 18 गए 32, 32 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 16। तो 16 कोई है, यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर लोगे, CUET के लिए अगर मैं आपको कोई बताना चाहूँ कि कोई टिप्स देना चाहूँ, जितने क्वेश्चन आप कहीं से भी मिल रहे हैं आप प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। ए डाई इज रोल्ड थ्राइस, ए डाइस को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इन फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो ऑफ डाइस एंड ए नंबर लेस देन 4 इन थर्ड थ्रो। तो डाइस को 3 बार फेंका गया बच्चे, पहले थ्रो में जो है नंबर ग्रेटर देन 4 चाहिए, सेकंड में भी 4 से ग्रेटर चाहिए, और नंबर लेस देन इन थर्ड थ्रो। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बेसिकली देखा जाए 3 इवेंट्स हैं, ठीक है। एक पहला इवेंट है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, ठीक है। तीनों जो है, तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो इसको देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, पहले देखो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी इसको ऐसे लिखो, ए का मतलब क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4, और बी का मतलब लिखो नंबर क्या है, नंबर लेस देन 4, ठीक है जी। अब ए की प्रोबेबिलिटी मेरे को बता दो, ए 4 से बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 5 और 6, तो इसका आंसर आएगा 2/6 मतलब 1/3, ठीक है। बी, इसको आप 1 माइनस करके भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर लेस देन 4, ठीक है जी। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अब देखो नंबर लेस देन 4, अब इसको 1 माइनस करके मत कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं 1 माइनस करके कर देते हैं, वो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर लेस देन 4 है, मतलब छोटा है 4 से, 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2 और 3 नंबर ही आएंगे, तो 3/6, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चे, 1/2। हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, उन्होंने पूछी है कि पहले थ्रो पर क्या हो, नंबर ग्रेटर देन 4 हो, मतलब वो ए हो, दूसरे पे क्या हो, नंबर ग्रेटर देन 4 हो, तीसरे पे क्या हो, नंबर लेस देन 4 हो, ठीक है जी। तो कितना आया 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 1/18। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय, अब यहाँ पर यहाँ पर 3 इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशन 2 इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है। आर कॉर्नर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ओके। अब देखो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शन, if the objective of the function, if the objective function, तो z दिया हुआ है has its maximum value on the line segment AB, अगर AB पर उसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, A और B दोनों पर मैक्सिमम। देखो इसका मतलब क्या है, अगर A और B पर मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब पूरे लाइन सेगमेंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर पूरे लाइन सेगमेंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब वो सेम होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ZA और ZB क्या है बराबर, Z की वैल्यू कितनी है, AX + BY, इसमें फिल कर लो, A को 0, X को 0, Y को 8, यहाँ पर फिल करो, X को 4, Y को 0, ठीक है जी। तो कितना बन गया, 8B = 4A, ये कट कर दो, तो A = 2B, क्या कोई ऑप्शन है, A यस, बी ऑप्शन। तो 1 2 सेकेंड आंसर, यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। देखो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था, तो ऐसी चीज़ें भी वो पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ओके, डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, बहुत जल्दी से करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर t है, t का हमें क्या करना है, देखो ये थोड़ा ध्यान से करना, y इन टर्म्स ऑफ t है, यहाँ पर t इन टर्म्स ऑफ x है। तो अब ऐसा करो, थोड़ा सिमेट्री बना लो, जैसे t = e⁻²x लिखा हुआ है, इसको इधर ले जाओ, तो कितना बन जाएगा, log t = 2x। अब इसको अब x इन टर्म्स ऑफ t आ गया, इसका डेरिवेटिव 1/t, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसका 2, इसका dx/t
डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल लो। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2t। ठीक है, सेम वे से आप ऐसा करो, y कितना लिखा हुआ है, log टू दी बेस ई टी स्क्वायर। इससे मत घबराना, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, इसकी पावर पहले ही आगे लिख लो, क्यों पावर के चक्कर में पढ़ना है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब डेरिवेटिव करो, डी वाई बाई डी टी, टू लॉग का डेरिवेटिव 1/t, देन डेरिवेटिव टी, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होता है, 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी टी लिखना है, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी लिखना है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 2/t, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2t। अब ये और t तो कट गया, तो मेरे पास कितना आया, बेसिकली 4, और इसका डबल डेरिवेटिव तो मुझे पता है कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आया बच्चे, 0। ठीक है जी, यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ओके ओके, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है, ध्यान से देखो। अगर इसका आप पाई बाहर निकाल लूँ, अब इसको ना मैं जानता हूँ, ध्यान से देखो, इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, अंदर आएगा x की पावर n-1। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में पढ़ा, आप चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ा, उसको करने का तरीका भी होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम x की पावर, अगर नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, तो इसको लिखेंगे पाई, ठीक है जी, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी अगर n की पावर x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, x की पावर n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुट x की पावर n इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव करना, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x की पावर n-1 dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिल करें तो पाई, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dt/n। अब n तो बाहर निकले, कांस्टेंट है, इसको क्या फिल किया, t, इसको t-1। अब इसके बाद कंप्लीटली आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी कर लो, आप फ्री हो, चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है, चाहे आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूँ इसको, बच्चे कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे, आप फ्री हो। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/t प्लस b/t-1। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू t-1 प्लस b इंटू t। तो यहाँ पर अगर t को मैं 1 फिल करूँ, तो कितना आएगा, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर b, तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1। ठीक है, अगर मैं t को 0 फिल करूं तो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 0-1 प्लस 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वापस से फिल करेंगे तो -1/t प्लस 1/t-1। ठीक है, इसका मतलब हमें इसको इंटीग्रेट करना है इस तरह से, ये देखो जी, बस इस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो पाई/n, ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस लॉग मॉड t, इसकी लॉग मॉड भी लिख लो, मॉड t प्लस लॉग मॉड t-1 प्लस c। ठीक है, अभी हमारा आंसर मिल रहा है, अभी ऑब्वियसली आंसर नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। पाई/n लॉग मॉड, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस लॉग मॉड t, ठीक है, प्लस c भी लिख लो। तो इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसे लिख लूँ, लॉग मॉड t-1 अपॉन t प्लस c। ठीक है, पाई/n। अब इसको मैं लिख लेता हूँ x की पावर n, क्योंकि इसको हमने फिल किया था, प्लस c। देखो जी, कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है, आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पाई/n लॉग e x की पावर n-1 अपॉन, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी किस तरह से करेंगे। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, MCQ वाइज बहुत लेंथी है, ठीक है, बट फिर भी चलो हमें करना है। देखो ध्यान से देखो, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको हमारी
किसी भी वीडियो मिल जाएगी, ये स्पेशल कैटेगरी है। ध्यान से देखो, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, अगर इसको मैं खोलूँ ना, अगर इसको मैं खोलूँगा तो हमारे पास पता कितना बनेगा, a माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, नीचे खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, और नीचे कुछ इस तरह की 4 पावर होगी, 4 है फिर स्क्वायर है फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक खास टाइप होती है। हम क्या करते हैं, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो a बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी, ठीक है जी, इस तरह से, इस तरह से। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने बेसिकली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी वीडियोस उठा के देख सकते हो, मैंने हर एक वीडियो में यही बताया, कि ये स्पेशल टाइप है, ठीक है जी। अब देखो थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, थोड़ा ढंग से लिख लो, इसको लिखो जी a बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स। नीचे कितना बच्चे, नीचे ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बना बेसिकली a बाई एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। चेक करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब मुझे यहाँ पर करना होता है नेक्स्ट स्टेप जो हमें याद रखना होता है, ये स्पेशल टाइप है, इसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि ऊपर माइनस है तो हम क्या करेंगे, पुट a बाई एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी। इसको आप टी पुट कर सकते हो, इसको जो है आप टी पुट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, आपको पता है a बाई एक्स को मैं ऐसे लिखूंगा हमेशा, ये तो कांस्टेंट ही है, इसकी पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, तो ये बन गया माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पर कितना बना, माइनस a बाई एक्स स्क्वायर बी एक्स का b साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये ऑलमोस्ट इसके जैसा, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लूँ, लिमिट्स को बाद में ही करेंगे, ठीक है, लिमिट्स को बाद में ही कर लेंगे, तो इसमें माइनस कॉमन लूँ कितना आएगा, माइनस a बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, नीचे कितना है a बाई एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जी ये माइनस, अब इसको मैंने क्या फिल कर लिया, डी टी, और नीचे कितना है टी स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है, टी की पावर माइनस 2 डी टी कितनी आएगी, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितना बन गया, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो टी की पावर माइनस, तो ये बन गया बेसिकली 1 बाई टी। और टी की वैल्यू कितनी थी बच्चे, a बाई एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। 0 से 1 फिल करना है तो फिल कर लो, अपर लिमिट पहले फिल कर लो, पहले अपर लिमिट फिल कर लो, माइनस लोअर लिमिट, a बाई 0 फिल करना पड़ेगा है ना यहाँ पर नीचे। ऐसा कोई थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो इसको ऊपर ले जाओ x को। अब देखो, अब अपर लिमिट फिल करना, माइनस लोअर लिमिट 0 फिल करो, 0 ही आएगा, तो 1 बाई ए प्लस बी। तो जैसा कि बताया था बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब एमसीक्यू के लिहाज से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिहाज से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। आई होप ये भी आपको जो है वो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही होंगी। सेकंड ऑर्डर, अब देखो ना ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैंने देखा है, बहुत जगह मैंने देखा ये गलत है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 5 की पावर x। इनमें से किस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो 5x आएगा। अब आपको पता है कि 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, 5x log 5, ठीक है। और अगर मैं 5x की इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा, 5x बाई log 5, ठीक है। अगर मैं इसका ध्यान से देखो, यानी कि अगर मैं इसको डेरिवेटिव को, इसका डेरिवेटिव करना, ये तो कांस्टेंट ही है। देखो मुझे इसलिए पता है क्योंकि 5x का, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी अप्रोच क्या है। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव होता है 5x log 5, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव करना,
फिर डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 5x का log 5 log 5 तो पहले ही पड़ा है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि जिसके नीचे स्क्वायर है ना वो मेरा काम बना देगा। इसका डबल डेरिवेटिव करो, ये तो नीचे ही पड़ा है 5x का डेरिवेटिव 5x log 5, फिर से डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा ये, तो ये कट जाएगा तो कितना आंसर आया 5x। तो यानी कि फोर्थ मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, मतलब ये बात का ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन कई टीचर्स ने इसको मतलब मैं देखा मैंने कई चैनल पर कि वो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो इसका आंसर ये दे रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ये हमारा पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, पार्ट ए का लास्ट जो कंपल्सरी पोर्शन है, इसकी डिग्री पूछी है। ऑब्वियसली बात फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन का सोल्यूशन करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्योंकि डिग्री में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से पावर नहीं हो सकती। दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो ये तो 3 रहेगी पावर, तो के स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है जी हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है 2। ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्डर यही आ गया। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हुई बच्चे यहाँ पर 2, डिग्री कितनी हुई 2। ठीक है जी, तो ये पार्ट ए हमारा हो गया। अब पार्ट बी में हम B1 मतलब जो डोमेन कोर मैथ्स की अगर बात करें तो इसमें से हमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में 35 में से मैं कितने अटैम्प्ट करने हैं 25। टाइम मैनेज बहुत मतलब कि बहुत जरूरी है, इस पर वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। तो जस्ट देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखो, आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ए ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस प्लेन सच दैट L1 और L2 का रिलेशन कब बनेगा, इसको साइड पे लिख लो यार। L1 और L2 का रिलेशन कब बनेगा, विच एम्प्लाइज L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो उन्होंने पूछा ये कौन सा रिलेशन है, बहुत आसान है। मुझे ये बता दो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। सर जी रिफ्लेक्सिव में L1 का रिलेशन जो है, L1 का रिलेशन जो है वो L1 के साथ होना चाहिए। अरे यार कोई भी लाइन खुद की तो पैरेलल ही होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है सर जी L1 का रिलेशन L2 से है, इसका मतलब L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता उल्टा कि L2 भी जो है वो L1 के पैरेलल है। सोच के देखो, ये L1 है, ये L2 है, क्या दोनों आपस में पैरेलल हैं? यस, तो L1 भी पैरेलल है, L2 भी L1 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L2, L1 भी रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक भी बन गई, सिमेट्रिक भी बन गई। अब ट्रांजिटिव भी आप खुद ही बोल दोगे, ट्रांजिटिव भी आप खुद बोल दोगे कि L1 और L2 का रिलेशन है, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, L2, L3 का भी है, इसका मतलब L2 जो है वो पैरेलल टू L3 है। सोच के देख लो, L1 ये L2 के पैरेलल है, L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो L1 भी तो पैरेलल हुई ना L3 के, तो विच एम्प्लाइज L1 और L3 का रिलेशन भी है, तो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओ क्या ये 12th लेवल का है? नहीं, ये किस लेवल का है? ये 11th के लेवल का है। बहुत आसान क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूजडेज इन अ लीप ईयर, बस नॉट आ गया यहाँ पर। मुझे ये बता दो, अगर ये नॉट यहाँ पर ना लिखा रहता, हमें ये होता कि 53 ट्यूजडेज हमें देखने हैं इन अ लीप ईयर। आपको पता लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। 7 वीक से डिवाइड कर लो पहले, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, तो 2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब 2 जो बच गया इसका मतलब ये हुआ कि देखो 52 वीक्स तो हमारे पूरे हो गए, मतलब 52 ट्यूसडे तो आने ही वाले हैं। ठीक है, अब उन्होंने किसकी बात की? 53 की। 2 दिन बच गए हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? संडे मंडे, ठीक है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये ऑप्शंस हैं इन 2 दिनों में। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑप्शन है। और हमारे काम का क्या है? वैसे अगर मैं यही कहूँ नॉट गेट इन 50, हमें 53 ट्यूसडे नहीं लेके आने, तो अब दूसरे काउंट कर लो, आप दूसरे काउंट कर लो जिसमें ट्यूसडे नहीं है। 1 2 3 4 5,
तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/7। अगर वो 53 वो पूछते कि 53 ट्यूसडे से कब आएंगे, तो ये रहे 2 केस, तो 2/7, तो यहाँ पर 5/7 हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आप समझ पाए हो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। और यार एंगल स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन आ गया 3D के अंदर से। एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू दिस, मतलब 2 लाइंस के हमें बीच में हमें एंगल निकालना है, उनके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो ऑलमोस्ट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, एक के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 -2, दूसरे कितने हैं थोड़े खतरनाक से हैं √3 - 1 -√3 -1 और -4। ठीक है, अब आपको पता है ये पहली लाइन के हैं, ये दूसरी लाइन के हैं, तो जो इनके बीच में एंगल होगा वही लाइंस के बीच में एंगल होगा, क्योंकि जो इनके बीच में एंगल है वही पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होगा। तो इनके बीच में एंगल हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, cos थीटा इज इक्वल, इनको डॉट कर दो, 1 को करेंगे इसके साथ तो इतना ही आएगा, 1 को करेंगे इसके साथ तो इतना ही आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा जी। ठीक है जी, अब इसका स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। सेम इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर थोड़ा सा मुश्किल होगा, कितना आएगा 3 + 1, या इसको ऐसे मैं स्टेप कर देता हूँ आपके लिए कुछ इस तरह से। इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, आपको बताऊंगा क्या गलती होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऊपर कितना आया, ये तो आपस में बच्चे कट गया, ये तो आपस में कट गया, तो -1 -1 -2 8 -2 6 आ गया बच्चे। नीचे देखो ये कितना बन गया 4√6 बन गया। ये देखो अब इसका स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा a² + b² - 2ab। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो इस पर माइनस का फॉर्मूला लगा देते हैं, बट एक्चुअल में ये बेसिकली ये चीज़ है, ये बेसिकली ये है, ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको, और ये माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसका स्क्वायर खोलो, ये प्लस का फॉर्मूला लगेगा a² + b² + 2ab। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और सबका क्या है √। ठीक है, तो यहाँ पर सॉर्ट आउट करें, यहाँ पर करते हैं √6, ये कितना बना, ये कट कर दो बच्चे, तो 4 + 4 8, 8 + 6 24, तो 24 आ गया। आंसर कैसा है हमारा, ओके पूरा कट जाएगा इसका मतलब। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तोड़ना 4 6 24, 2 √6 लिख दूँ, 2√6 इससे कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया 1/2। cos 1/2 कब होता है, वो होता है आई थिंक 60 पर, है ना। तो थीटा कितना आ गया 60, मतलब π/3, तो π/3 इज़ द राइट आंसर। चेक करो जी, चेक करो बच्चे, यस हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए हो। देखो अभी तक हमने क्या समझा इसको, इन क्वेश्चंस में हम ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ठीक है, बात सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की है, बात सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की है। अब ये देखो क्वेश्चन, ओके हमें डॉट करनी है, करवाना डॉट, ए को ए से करेंगे तो a.a + a.b - b.a - b.b = 27। अब ये कितना बना a mod का स्क्वायर, ये आपस में बच्चे कट गए क्योंकि a.b और b.a में कोई फ़र्क नहीं होता, यहाँ पर b.b इसका 27। b की मॉड की वैल्यू पूछिए, a मॉड की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पर 2√b का होल स्क्वायर -√b का होल स्क्वायर = 27। ये कितना बन गया 4, तो √b का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बना 4 - 1, तो √b का स्क्वायर = यहाँ पर कितना आया 327। ये कट करो बच्चे, 9 आ गया, तो b का मॉड कितना आएगा बच्चे 3 आएगा, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, मॉड की वैल्यू एक की पॉजिटिव होती है, 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, यस बिल्कुल सही है। मतलब कहने का मतलब यही है कि कितनी एक्यूरेटली, कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हो। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, tan इनवर्स है, यहाँ पर cot इनवर्स है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बेसिकली अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो आपकी x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो इनको देख के मुझे यही लग रहा है कि ये tan इनवर्स है बच्चे, तो ये tan इनवर्स
tan इनवर्स 2/3 की पावर -x+1 है, और इसको भी tan में लिख लो, tan इनवर्स, जस्ट इसको रिवर्स कर लो, tan और cot एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये आपस में कट जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की पावर x+1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर x+1 डिवाइड बाई 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 6, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर ही लो, इसको सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम कितना आएगा 1 + 3 की पावर x, और जो नीचे 3 की पावर x है वो ऊपर चला गया इस तरह से, इज इक्वल टू 3 की पावर x+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 × 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x+1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर आप इसको खोलोगे ना तो कितना बनेगा 6 × 3 की पावर x a² + b² + 2ab। तो बेसिकली यहां पर एक क्वाड्रेटिक बन रही है। तो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो यार, इसको ऐसे लिखो लेट u इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो हमारे पास कितना बना, ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, u का स्क्वायर +1 + 2 × u। तो u², इसको उधर लेके जाओगे -4u + 1 इज इक्वल टू 0। इस जो क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स आई थिंक नहीं बनेंगे डायरेक्टली। इसको नेक्स्ट पेज पे करें, u² -4u + 1, इसके डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो इस तरह से बना लो, u इज इक्वल टू -b मतलब -4 प्लस -b² मतलब -4 का स्क्वायर -4ac/2a। तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 4 + -16 -4/2। थोड़ा सॉल्व करो इसको, 4 + -12 √12/2। √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 = 4 3 × 12, तो 2√3 लिख लूँ इसको, 2√3/2। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2 + -√3/2। तो यहाँ से हमें ये क्लियर है कि कोई u की वैल्यू आई है, ठीक है। इसका मतलब 3x की दो वैल्यूज़ हैं, 3x की दो वैल्यूज़ हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर एक कैच है कि x की वैल्यू अब देखो मैं अगर लिखूँ ना, मैं लिखूंगा यहाँ पर कि x की ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब आप कहोगे सर आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया। मैं अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे सर लॉग लेके, देखो लॉग लोगे ना तो log 3 इस तरह से ले लोगे। मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये x क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ पर जो भी बनेगा देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, इसकी वैल्यू बनेगी, ये 1.732 होता है, ये 2.732 बनेगा, सॉरी ये 3.732 बनेगा, 3.732, ठीक है। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 में से 1.732 माइनस कर दो, तो यहाँ पर 8, 9 में से 3 गए 6, ठीक है, 9 में से 2.268, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस बात, ना तो लॉग की वैल्यू मेरे को आती ना आपको आती, तो आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है ऑप्शंस को देख के कि ये वाली देखो नो रियल वैल्यू, ये तो गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है कि दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज समझने वाली है, देखो 3 की पावर ना, 3 की, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 की पावर 3.732 है, जस्ट एक आइडिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली बात 3/1 कितनी होती है 3, 3/2 कितना 9, तो यानी कि उसके बीच में नंबर है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रही होगी, ठीक है। अगर 3 की पावर मुझे 0.268 चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है 3 से भी कम है, यानी कि मुझे 3 से भी पीछे जाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव होगी, तब ये फ्रैक्शन में जाएगा। 3 को अगर मुझे फ्रैक्शन में लेके आना है तो ये पावर जो है नेगेटिव में होनी चाहिए, ताकि इतना नंबर मेरे पास आ सके। तो एक नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, आई होप इसको आप समझ पाए हो। तो यहाँ पर देयर इज 1 पॉजिटिव वैल्यू, 1 नेगेटिव वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज हमें सिखा के गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, मैट्रिसेस में से क्वेश्चन है ABC3 सिंगुलर मैट्रिसेस। अब सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चे, 0। तो वो कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उन्होंने वैल्यू ABC पूछा है। ओके, यहां पर A डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। डिटर्मिनेंट निकालो इसका,
2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 6। सेम वे से बच्चे, सेम वे से इसको सॉल्व करो। अब b का डिटर्मिनेंट भी कितना होगा 0, यानी कि 6b माइनस 5a इज इक्वल टू 0। 6b इज इक्वल टू 5a, a का मतलब है आपका 6, और यहाँ पर भी ये 6 और 6 कट गए, तो b कितना बच्चे आ गया यहाँ पर 5। ठीक है, अब लास्ट में करते हैं जी c को कैलकुलेट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से पहले c को दोबारा से लिख लो, a प्लस बी प्लस सी। a और b की वैल्यू तो मुझे पता ही है, a प्लस बी कितना होगा 11 प्लस सी। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, c प्लस 1, a प्लस सी, a कितना है 6 प्लस c और c। अब इसका डिटर्मिनेंट भी कितना है 0 है, तो यहाँ कितना आएगा 11c प्लस सी स्क्वायर माइनस 6c माइनस 6 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया। ठीक है, 11c माइनस 6c कितना हुआ 5c, 5c माइनस सी 4c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4c इज इक्वल टू 6, c कितना आ गया 6/4, मतलब 2 3 2, 3/2। उन्होंने वैल्यू हमसे किसकी पूछी है ए बी सी की, तो ए बी सी, ए कितना है हमारा 6 इंटू 5 इंटू 3/2, ये 2 3 तो 45 बच्चे इसका आंसर है 45। जस्ट मुझे आंसर चेक करने दो, आंसर चेक करने दो। यस, मेरा आंसर जो है बच्चे, मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, अब देखो ये आपकी लिमिट्स है, कंफ्यूज मत होना। ये आपकी, ये जो हैं ये आपकी बच्चे लिमिट्स हैं। ठीक है, ये लिमिट्स दी हुई हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को हम बहुत पुराना जानते हैं, इसमें से आप e की पावर x जो है कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा कुछ इस तरह से, आपको याद है। ठीक है, मैंने बहुत बार किया ये क्वेश्चन, हमने बहुत बार किया, ये तो हमें याद हुआ पड़ा। लिमिट्स को बाद में लिखेंगे, बार बार क्यों लिखना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो ये कट गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करें, अब ऑब्वियस इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, तो हम क्या करेंगे, पुट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि आपको पता है नॉन अलजेब्रिक का नॉन एंगल चेक किया, एंगल तो इसका लीनियर ही है। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से हमारी बात बन जाएगी। इसका डेरिवेटिव कितना होगा ई एक्स, इसका माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यानी कि ये पूरा इंटेग्रल जो है वो किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया जी डी टी, ऊपर कितना बन गया डी टी, नीचे अपॉन टी। तो कितना आंसर आया बच्चे इसका, लॉग मॉड टी, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, प्लस सी नहीं लिखूंगा। टी लॉग टी, टी की वैल्यू वापस से फिल करो, टी की वैल्यू वापस से फिल करो, तो कितना आंसर आएगा ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, प्लस सी हम नहीं लिखेंगे, आपको पता है। अब अपर लिमिट फिल कर दो, इसमें अपर लिमिट फिल करना, ई की पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट कितनी है 2। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको पता है, देखो ई और लॉग आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 3। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको ऐसे लिख लो ई की पावर, देखो ई और लॉग में आपस में कुछ नहीं आ सकता, तो ये -1 पावर ऊपर चली जाएगी। सेम यहाँ पर लॉग, यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर बनेगा ई की पावर लॉग ई बेस 2 की पावर कितनी आएगी -1। ठीक है जी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, लॉग 3, अब ये कट गया तो आपस में कितना आया, ये 3/-1 कितना हुआ 1/3। सेम यहाँ पर ये कितना बना 2, ये कितना बना 1/2। इसको सॉल्व करना, 3 3 9 + 1 10/3, लॉग 10/3, यहाँ पर 5/2। तो इसको सॉल्व करो, लॉग पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 10/3 डिवाइड बाय 5/2। ठीक है, ये आपस में कट कर दो बच्चे, ये आपस में कट कर दो, 5 2 10, ये 2 सबसे ऊपर चला गया, तो लॉग 4/3 आई थिंक ये आंसर है, और मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है जी, कोई ऑप्शन तो नहीं है, यस ऑप्शन है। ओके ओके, लॉग, ओके इसको ऐसे लिख लो बच्चे, इसको ऐसे लिखो, लॉग ई बेस 4
लॉ की प्रॉपर्टी लगा के इस तरह से। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है हमें? 0। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ओके। सी कितना दिया हुआ है? 2। देन एंगल बिटवीन, ओके। नॉर्मली हमसे यहाँ पर डॉट में पूछते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू से वो पूछ लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछे? एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो सबसे पहले गिवन को यूज करेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 0। ये हमें गिवन है उन्होंने। ठीक है। तो b प्लस सी में एंगल पता करना है, तो हम क्या करेंगे? b प्लस सी को बच्चे इधर रख लो और माइनस इसको एक उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये कितना बनेगा बच्चे? इसको आप लिखोगे b प्लस सी डॉट बी प्लस सी। इसको भी क्या लिखोगे? a डॉट ए। ठीक है। तो यहां पर कितना बना? b डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। यहाँ पर a मॉड का स्क्वायर, a डॉट ए कितना होता है? a मॉड का स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना बनेगा? b मॉड का स्क्वायर। b डॉट सी और c डॉट b कितना होता है? सेम, 2 टाइम्स b डॉट c प्लस c मॉड का स्क्वायर a मॉड का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर कौन कौन से? a और b। यहाँ पर भी वन आएगा, इसको भी खोल लो, b मॉड c मॉड cos थीटा। c मॉड कितना है? 2। a मॉड कितना है? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है। तो 1 और 1 तो कट कर दो यार। ठीक है। तो 4 को उधर ले जाओ, तो 2 टाइम्स b कितना है? सॉरी, यहाँ पर भी लिखो यार, यहाँ पर भी लिख ही लो। 2, b कितना है? 1, c कितना है? 2 cos थीटा इज इक्वल टू -4। ठीक है। तो हमारे पास 4 cos थीटा इज इक्वल टू -4 है। ये आपस में कट कर दो। cos थीटा इज इक्वल टू -1, इसका मतलब थीटा कितना आया? 180 या पाई। कुछ ऑप्शन है? यस, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मेरा आंसर जो है बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है जी। तो आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये सब कुछ आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसकी बात करें ना, ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ये आपको भर भर के पेपर में मिलेंगे। अब देखो इनमें दिक्कत पता क्या होती है कि सभी ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम सेम सी लग रही होती हैं। जैसे हमें ऑप्शंस को देख के यहाँ पर लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि आपको पता होंगी पहले से। जैसे आपको पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हमेशा होता है, पर मॉड फंक्शन जो है ब्रेकिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब यहाँ पर ये जो है ये 1 और 2 पर ये जो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 and 2। ठीक है। ठीक है। अब अगर अपनी तरफ से लिख लिया करो कि सभी ऑप्शन एक जैसी लगेंगी। अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें, इसकी बात करें, अब भी सी बात है, ये कंटिन्यूस हर जगह होगा, पर ये 0 पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ब्रेकिंग पॉइंट पर। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, वो ऑब्वियसली बात है इंटेग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है। इंटेग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं होता तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये हमें पता है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, बाकी ऑप्शन के साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम पहली ऑप्शन को देखें, पहली ऑप्शन डिफरेंशिएबल नॉट x इज इक्वल टू 1 and 2, तो मुझे ये भी लग रहा है ना। बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें, अब ये क्या है? ये हमेशा डिफरेंशिएबल एट नॉट x इज इक्वल टू, यहाँ पर ओके, ये ऑप्शन थोड़ी सी गलत है बच्चे। यहाँ पर आप ये लिख लेना, एक्सेप्ट, ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0 इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, ये क्या है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है बच्चे, अब ये देखो ये जो फंक्शन है ना, अगर हम इसको मतलब ऑप्शन की तरफ मैं साथ साथ में देख रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। देखो x मॉड x को आप ये लिख सकते हो कि इसका आंसर प्लस x आएगा अगर x 0 या 0 से बड़ा है, माइनस x आएगा अगर x 0 या 0 से छोटा है। यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर अगर x 0 से छोटा है। ठीक है। अब देखो कंटिन्यूस तो ये है क्योंकि मॉड फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर, जल्दी जल्दी मन में चेक कर लेना। तो इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस 0 से कम, माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो 0 माइनस h मतलब ये। ठीक है। यहाँ कितना लिखूंगा? माइनस
0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0 ही होगा डिवाइड बाई एच। इसका आंसर 0 आएगा, चेक कर लेना। एच स्क्वायर एच से कट जाएगा, 0 आंसर आएगा। अगर हम लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करें, यहाँ पर आएगा 0 प्लस एच, यहाँ प्लस 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, तो ये वाली वैल्यू, तो ये इसका आंसर 0। मतलब यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब हमें ऑलमोस्ट हर एक ऑप्शन क्लियर है। अब हमें परफेक्ट मैच ढूंढना है जो सबको मैच कर ले, जो सबको मैच कर ले। देखो ये फंक्शन जो है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, नॉट डिफरेंशिएबल, हम मैच करके देखें। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूज एवरीवेयर। अब देखो कौन सा फंक्शन है जो कंटिन्यूज है, वैसे ये भी कंटिन्यूज है, ये भी कंटिन्यूज है, ये कंटिन्यूज नहीं है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से ये भी कंटिन्यूज है, सॉरी। तो ए इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक बार ऐसा करते हैं बी को 1 से मैच करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें पता 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है इंटेग्रल पॉइंट्स पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल। मतलब सी को थर्ड से मैच कर लो, बी को 1 को, सी को थर्ड से। अब एक ही बारी रहेगी। अब एक इसका कंटिन्यूज है एवरीवेयर, ये भी हो सकता है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब ऑब्वियस ही पता है ये डिफरेंशिएबल 1 पर नहीं है, तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये मैच करेगा बच्चे सेकंड के साथ, ठीक है, और ये फोर्थ के साथ। ए है हमारा सेकंड, बी है हमारा फर्स्ट, सी है हमारा थर्ड, डी है हमारा फोर्थ। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बच्चे, तो बहुत ध्यान से रखना है, मतलब ध्यान से करने हैं अपने इन क्वेश्चंस को, ठीक है जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर कैसा होता है, हेमीस्फीयर बच्चे कैसा होता है आपको सभी को पता है, ये है जी आपका हेमीस्फीयर, ठीक है, ये हेमीस्फीयर है, ठीक। अब इसमें आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो साइड वाला एरिया है और जो ऊपर वाला गोल गोल पार्ट है ढक्कन, मतलब कितना हुआ इसका टोटल सरफेस एरिया, वो हुआ जी 3 पाई आर स्क्वायर। होगी हेमीस्फीयर हाफ का कितना हुआ 2 पाई आर, उसमें 1 पाई आर और पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि डी एस बाई डी आर हमें गिवन है, कितना गिवन है, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ हमें निकालना है व्हेन रेडियस जो है वो इतनी दी है, तो इसका डेरिवेटिव करो तो कितना आया 6 पाई आर, ठीक है। अब आर की वैल्यू फिल कर दो। अब आर की वैल्यू कितनी है, ओके ये बनी 1.331 का क्यूब रूट। अब वैसे ये वैल्यू थोड़ी जानी पहचानी है, आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1। ओके 1.1 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चे, 1 पॉइंट, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1.1। देखो 1.1 को देखो इसको ऐसे लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1.1 की पावर 3, इस 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना इतना ही आएगा। तो यानी भी यहाँ 6 पॉइंट, यहाँ पर कितना रह गया, इतना, तो कितना आंसर आया 6.6 पाई। कोई ऑप्शन में, यस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन, यस मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर लग सकता है आपको। अब देखो यहाँ पर ना एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये एलिप्स मत समझ लेना, एलिप्स के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये लाइन दी हुई है। अगर आप लाइन को ध्यान से देखो, अब देखो अगर आप इसका डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करने जाओगे ना बहुत चीज़ों में फंसोगे, बट अगर आपने 11th थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ा है तो आपको पता है हमने एक लाइन की क्वेश्चन ऐसे पढ़ी थी, इसको हम क्या बोलते थे मेरे को बताओ, इसको हम बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर इसको मैं देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 28√3a, 4 को मैं नीचे ले आया, y/4b इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे इंटरसेप्ट्स हैं। मतलब अगर इसको मैं लाइन को बना के दिखाऊँ ना आपको, ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी लाइन है बच्चे इस तरह से। ये आपका x इंटरसेप्ट है, ये आपका x इंटरसेप्ट है, और ये आपका y इंटरसेप्ट है। और हमें क्या पता करना है, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला एरिया पता करना है। वैसे तो आप इसको ऑब्वियस ही बात है इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल लेना,
y की वैल्यू निकाल लेना और x को इस तरह से, ये आपको करना ही पड़ेगा स्टेप कि यहाँ पर लाइन जो है कहाँ पर कट कर रही है, तो x को मूव कर देना तो आपका एरिया आ जाएगा। बट मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। डिफरेंट तरीका ये है बच्चे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब बेस देखो कितना है, अब ये इधर को मैं कितना गया हूँगा 28√3a और हाइट कितनी है मेरी 4b। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना आया 56√3ab। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रही है? यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चे आंसर हमारा, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसको आप एरिया, ऑब्वियसली बात है एरिया ऑफ सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, बट ये एक इसका शॉर्टकट तरीका। मेरा कोशिश देखो इसको कर तो लो गई, आप इसको कर तो लो गई, बट मेरा पर्पस ये है कि आपको नए नए मेथड आपको बताऊं जिस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा, ये बस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर इसका क्यूब खोल लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a क्यूब। बहुत ध्यान से करना है इसको। आई को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आई ही आएगा। 8 ए क्यूब को आप लिख लो ए स्क्वायर इंटू ए, आई को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करो आई ही आएगा। यहाँ पर 2a 3i, यहाँ पर लिख लो 4a स्क्वायर प्लस 2, इसको भी लिख लो a स्क्वायर इंटू ए। अब ये जो a स्क्वायर है बच्चे, a स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा a, यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। अब 3 इंटू 2 6, आई को a से करेंगे तो a ही आएगा। 3i 3 4 12, आई a स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम a ही लिखेंगे प्लस 2, यहाँ पर a इंटू ए। अब a इंटू ए कितना बना a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कितना है हमारे पास, a स्क्वायर कितना है a माइनस 6a प्लस 12a प्लस 2a स्क्वायर मतलब 2a। इसको मल्टीप्लाई करो, a को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे a ही आएगा। माइनस 8a स्क्वायर माइनस, यहाँ ऐसा करो थोड़ा सॉल्व कर लो, i ये कितना बना 12 में से 8 गए 4, 4 में से 6 गए माइनस 2, ये कितना बना a इंटू आई, आई 2a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर कितना होगा a, तो माइनस 2a प्लस 2a, कितना आंसर आ गया a। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चेक कर रहे हो तो यस बिल्कुल सही है जी। मगर ये टाइम कंज्यूमर जल्दी जल्दी कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब देखो फिर से मैच दी फॉलोइंग्स आ गए, बहुत ध्यान से करना है इस पर भी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमें, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ऑब्वियसली बात है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे कितनी टाइप्स हैं, 2, ठीक है, 2 हैं, या तो x में हो सकती है y में हो सकती है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर x डबल पावर में y में होगी। अगर ये y में है, y में डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से होती है। इसको पहले लिख अपने मन में, लिखने का मतलब ये है आपको मन में क्लियर होना चाहिए, तो इसको वैसे लिखने की कोशिश करूं। इसको अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x dy इज इक्वल टू y प्लस 2x स्क्वायर dx। तो dy बाई dx, x को उधर ले जाओ, y बाई एक्स 2x स्क्वायर बाई एक्स, इसको इधर ले आओ, मेन इसको ही इधर लेके आना। जैसे ही इसको इधर लेके आओगे हमें पता लग गया कि हमारा p कितना है यहाँ पर -1/x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/x dx कितना आया log x, ठीक है। आपको पता है माइनस को हटा दो, यहाँ से ऊपर ले जाओ तो कितना आया 1/x। तो यहाँ पर हमें ये तो क्लियर है कि इसका आंसर 1 है, a के साथ 1 मैच हो रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो गई हमारी, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह गई हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात है हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालना, ठीक है। इसको देखें, ये भी y में है, 2x स्क्वायर माइनस 3y 2x स्क्वायर माइनस 3y dx इज इक्वल टू x dy। इस x dy को इधर लिख लो यार, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो dy बाई dx, x को उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3y बाई एक्स
इसको जैसे ही ये इधर आएगा हमें इतना श्योर हो गया कि इसका 3/x है। 3/x का मतलब बना बच्चे, ये बना 3 log x। ठीक है, अब 3 फिर से पावर में चला जाएगा, 3 फिर से पावर में चला जाएगा, तो कितना आंसर आया x³। अब इसका आंसर कितना आया x³ b का 4th के साथ। बस यहाँ से हमें ये क्लियर है कि क्योंकि ये 2 ऑप्शन ही थी, उनमें से मैं सिलेक्ट कर लिया, तो b का 4 मतलब ये सेकंड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है जी, आई थिंक ये आपको क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ओके, अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया मेरे को बताना जरा। अगर आपने सीरियसली बोर्ड्स को पढ़ा है ना, आपको ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एन इवन के लिए ये पावर है, एन ऑड के लिए तो हमें 1 1 ऑन 2 इंजेक्टिव सरजेक्टिव सब कुछ चेक करना है। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 है, अगर वो ऑन 2 नहीं है तो वो इन 2 है। इंजेक्टिव किसको बोलते हैं? 1 1 को। सरजेक्टिव किसको बोलते हैं? ऑन 2 को। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस कैसी हैं कि 2 या 3 आंसर भी हो सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 1 में सबसे पहले हम करते हैं कि लेट। अब ऑब्वियस बात सॉल्व तो हमें वहाँ पर नहीं करना होता इतना, बट मुझे आपको बीइंग अ टीचर दिखाना है। तो पहला केस क्या बनेगा? पहला केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? इवन। तो लेट हम क्या मान लेंगे? उनकी इमेजेस क्या हैं? सेम। ठीक है, उनकी इमेजेस क्या हैं? सेम। तो इवन के लिए कितना आंसर है? x1 - 1 x2 -1। तो ये कट गया, तो ये 1 1 बन गया। सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस यहाँ पर करते हैं। सेकंड केस क्या होगा? x1 x2 दोनों क्या हैं? दोनों बच्चे क्या हैं? ऑड। तो इनकी इमेजेस फिर से सेम मान लो। लेट fx1 = fx2। ऑड के लिए कितना है? x1 + 1 x2 + 1। मैंने आपको हमेशा बताया केसेस जो हैं यहाँ पर जो भी लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा तो उसके आधार पर बनेंगे, इवन और लिखा तो उसके आधार पर बनेंगे। तो यहाँ पर 1 1 हो गया। थर्ड केस बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट ये हमें सॉल्व करना होता है, इसको पर उल्टे तरीके से करना होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, x1 को इवन मान लो, x2 को ऑड मान लो। ऑब्वियस सी बात है, ये इक्वल नहीं हो सकते। इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर 2 एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो इनकी इमेजेस भी बराबर नहीं आनी चाहिए। अगर इनकी इमेजेस भी डिफरेंट हुई तो डिफरेंट एलिमेंट्स की जब डिफरेंट इमेजेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 1 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इमेज निकालने की कोशिश करो। fx1 की इमेज निकालो। इवन का आंसर कितना आ रहा है? -1। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, x1 इवन है, इवन में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा? ऑड। सेम वे से fx2 x2 क्या है? ऑड है। ऑड का आंसर कितना? +1। अब ऑड में +1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? इवन। ये ऑड है, ये इवन है, ये भी आपस में कभी भी बराबर नहीं आएंगे। तो मतलब यहाँ पर भी ये 1 1 बन गया। फोर्थ केस जो है जो वाइस वर्सा है, वो यहाँ पर आप ऑड लिखोगे, इसको आप इवन लिखोगे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब रह गई जी ऑन 2 की बात। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन हमारा 1 1 तो है, मतलब इंजेक्टिव तो है, साथ में टिक भी लगा सकते हो कि ये इंजेक्टिव तो है। ठीक है, उसके बाद ऑन 2 की बात कर लेते हैं। अब ऑन 2 देखो बच्चे, ऑन 2 कैसे करना है? अब आपको पता है ऑन 2 के लिए हम लिखते हैं लेट fx = y। तो y = n - 1 n + 1। n इज इवन, n इज ऑड। जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कितना बनेगा? y + 1 = n, y - 1 = n। यहाँ पर n क्या है? इवन, यहाँ पर n क्या है? ऑड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें इतनी बात तो क्लियर है कि अगर इसका y + 1 का आंसर इवन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर y कितना होगा? ऑड। ऑड में 1 ऐड करेंगे तभी हमें इवन मिलेगा। अब यहाँ पर इवन में अगर 1 माइनस करें तभी हमें ऑड मिलेगा। यहाँ पर y कितना है हमारा? इवन। तो इसको कंबाइन करो बच्चे, n = तो कितना आंसर आएगा? n = y + 1 y - 1। y + 1 कब आएगा? जब y कितना होगा? ऑड। और y यहाँ पर ये लिख लो बच्चे, ये लिखो y इज ऑड, यहाँ पर y इज
इवन। ठीक है, ऑड नंबर यहाँ पर फिल करना बच्चे, ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे बच्चे, आप जो है ऑड नंबर कोई भी सोचो, 1 को यहाँ पर फिल कर दो, कितना आएगा 0। 0 तो नेचुरल नंबर मतलब कि है ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ। बट हमें ऑड नंबर यहाँ पर फिल करने हैं, इवन नंबर यहाँ पर फिल करने हैं, और ये हमेशा ऑन टू बनेगा। तो ये ऑन टू भी है, तो ये ऑन टू भी है, सर्जेक्टिव भी है, इनटू नहीं है, इन्वर्टेबल, यस ऑब्वियस बात है, फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। तो याद रखना ये सिलेबस का पार्ट वैसे नहीं है आजकल। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो 1 ऑन टू है उसको हम इन्वर्टेबल बोलते हैं, इसको हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ किया था। ठीक है, तो ACD है ऑप्शन, यस। फोर्थ ऑप्शन चेक करो जी, फोर्थ ऑप्शन सही है कि नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है कि नहीं, यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से आया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन के लिए यही एडवाइस है, अगर तो आपकी नॉलेज में है वो क्वेश्चन फिर तो उसको सॉल्व कर दो, नहीं तो उसको लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आएगा तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन को स्किप कर देना। ठीक है, इसको अगर आपकी नॉलेज में है तो फिर कर देना। अब जैसे यहाँ पर ये मैं इसको पहले ना साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं लिख लूँ 1/cos/sin, cos/sin। इसको लिख लो 1/sin प्लस cos x। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, 0 से π/2। इसका एलसीएम लेना कितना आएगा, sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x। नीचे भी एलसीएम लो, 1 प्लस sin x cos x डिवाइड बाई sin x, इस तरह से। अब ये कट गया, अब थोड़ा मैं कंफर्टेबल हूँ। अब साइन और कॉस मुझे दिख रहा है, ऊपर से मुझे लिमिट्स में क्या दिख रहा है, π/2। तो यहाँ पर मैं जो है वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। कौन सी, इसको आप लिख लेना लेट i इज इक्वल टू। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाना तो कितना आएगा, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। नीचे भी लिखो 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है जी, अब देखो साइन कितना होता है 90 से कॉस थीटा कॉस एक्स, ये कितना होता है साइन एक्स dx। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स 0 से π/2। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो बच्चे और इसको नंबर 2 दे दो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम दोनों क्या करेंगे, 1 प्लस 2 ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करोगे 0 से π/2, इनका एलसीएम तो सेम ही आएगा। ऊपर कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ऑब्वियस सी बात है, मैं बीइंग अ टीचर इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना टाइम तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको रफ में करना है। तो ये भी कट गया, तो कितना आंसर आया, 0। कितना आंसर आया बच्चे, 0। इस तरह से हमें करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो फिर से ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। ये फिर से क्या आ गया बच्चे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है, ताकि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, लिस्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो इसमें k की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अब देखो इनको ऐड करना, k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 1। ये सबका सम कितना होता है 1, तो 6k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू तो 1/6 आ गई। ठीक है, तो यस k की वैल्यू यानी इसका a का 4 के साथ है, a का 4 के साथ है। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया बच्चे, ऑप्शन देखते ही हमें क्लियर हो गया, और कुछ कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। ध्यान से देखो, a के साथ 1 है, वो ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, तो एक साथ जस्ट 4 आ गया, हमारा आंसर डायरेक्टली मैच हो गया। मतलब कितना ईजी क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, ये दिया हुआ है, चूज द करेक्ट है। ओके, ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं हमें सारे, है ना, ये फॉर्मूलाज हमें दिए हुए हैं। देखो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला गलत है, ये अभी ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, अब ये a इंटू एडजॉइंट a होता है, a डिटर्मिनेंट इंटू i, है ना, यही होता है ना। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी सही है, a और d सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब मेरे को भाई बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, सबकी वैल्यू 1 है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू करोगे तो माइनस का फर्क आएगा, नहीं सिमेट्रिक है,
यस सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज कर लो। तो यानी कि ए बी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ए बी एंड डी ओनली। ठीक है, ए बी एंड डी ओनली। यस मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपके सामने जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द कंस्ट्रेंट्स। ओके ओके, यहाँ पर मैं अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको बताता हूँ, ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, ये सी रीजन है, ये डी रीजन है। तो ये सारे रीजन में हमें बताना कौन सा रीजन हमें शेड करना है। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, तो यानी कि y की वैल्यू 80 कहाँ पर है, कहीं पर है 0,80 20,0। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये येलो वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये है 4x प्लस वाई। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, फिर आप शेडिंग गेस कर पाओगे। ठीक है, और x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। x की वैल्यू 115 आनी चाहिए है ना, अगर y को 0 करें तो 1 ये रही। ये देखो जल्दी से आइडिया लगाने की कोशिश किया करो। ठीक है, x प्लस 5y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 115। और देखो 3x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू 50। अब एक ही लाइन रह गई आई थिंक है ना, एक ही लाइन रह गई है। ठीक है, अब देखो ये ट्रू है, ये लाइन जो है ये ट्रू है। ठीक है, अगर हम ब्लू लाइन की बात करें, ब्लू लाइन जो है ऑब्वियसली बात है अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये 0 ग्रेटर देन 80 फॉल्स है, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो यानी कि ये वाला रीजन है, ये शेड करेंगे भाई ऑप्शन 3। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय। एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय, अब यहाँ पर ये ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से इसकी फिगर बनाएं तो ये ऑब्वियसली बात है x की डबल वैल्यू है, x की डबल वैल्यू है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हमें जस्ट एक रफ आइडिया लेना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 4, तो ये y इज इक्वल टू 4 लाइन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। अब हमें एरिया पता करना है, यानी कि ये वाला एरिया हमें पता करना है, क्योंकि सारा एरिया पता करना है, पहले हम इसका एरिया पता करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वाई एक्सिस के अराउंड निकाल लेते हैं बच्चे। वाई एक्सिस के अराउंड निकाल लो, राइट बॉटम से स्टार्ट हो जाओ यहाँ तक और यहाँ तक कैलकुलेट कर लो। मैं यहाँ से गया 0,0, मैं गया जी 0 से 4 तक। ठीक है, मैं किसके अलोंग गया, मैं पैराबोला के अलोंग गया, एक्स पी डी वाई। ठीक है, इससे मुझे सारा एरिया मिल जाएगा और मुझे डबल चाहिए तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब x की वैल्यू कितनी है, x4 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 4। x कितना आएगा, प्लस माइनस तो मैं नहीं लिखूंगा, y की पावर 1/2/2। तो यहाँ पर लिखो 1/2 y की पावर 1/2 dy। यहाँ पर 0 से लेके 4 तक ये कट कर दो, तो y की पावर 1/2 कितनी बनी, y की पावर 3/2 0 से लेके 4 तक। 3/2 को बाहर लिख लो 2/3, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 2/3 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करना आता तो 4 की पावर पहले 1/2 सॉल्व कर लो, कितनी आएगी 2 की पावर 3 कितनी होगी 8। तो कितना आंसर आ गया 16/3। तो ये ऑप्शन मैच कर रही है, यस, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आपको पता है बच्चे, जब भी ex के साथ प्लस माइनस में कोई फंक्शन होता है तो हम बच्चे उसको क्या करते हैं, मेरे को बताओ। यस, उसको हम सेपरेट कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं सेपरेट। तो इसको सेपरेट करो, 2x/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स dx। अब ये 2 तो 2 कट गया। अब ऑब्वियस ये अंडर रूट है, ये सिंगल पावर है, तो अंडर रूट ऊपर मतलब कि ये इस तरह से बनेगा कुछ। अब हमें बस ये चेक करना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। इसको सेपरेट करके लिख लो, ex x की पावर 1/2 dx, ex 1/2 x की पावर 1/2 dx। इसका डेरिवेटिव करना, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी। तो ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, ये पढ़ा तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये वाला। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो के की वैल्यू हमें ढूंढनी है। सबसे पहले ऐसा करो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव, पाई से कम वैल्यू कितनी है, के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो के एक्स प्लस 1 आ गई। इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। इसको ऐसा करो, आप ऐसा करो, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो। इसकी राइट हैंड लिमिट पहले निकाल लो, मैं बताता हूँ क्यों। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई प्लस का मतलब पाई से बड़ा, तो कितना आएगा कॉस एक्स। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हमेशा की तरह एच का फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस क्या लिखेंगे, पाई एक्स की जगह पाई प्लस एच। पाई प्लस एच कितना होता है, यहाँ जीरो अप्रोच करवा दो, कितना आया कॉस पाई कितना होता है -1। राइट हैंड, अब आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूज है, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई। एफ राइट हैंड लिमिट कितनी है -1, एफ ऑफ पाई यहाँ पर फिल कर लो, के पाई प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्स को पाई फिल कर सकते हैं। ठीक है, के पाई प्लस 1, तो 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओगे तो कितना आएगा -2। तो के की वैल्यू कितनी आई -2/पाई। ठीक है जी, तो यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चंस का लेवल इतना मुश्किल नहीं, आप बार बार आपको बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डराएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस इतने आसान होंगे कि आप कर पाओगे। और आसान और मुश्किल आपको तभी लगेंगे जब आपकी तैयारी अच्छे से होगी, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। अब देखो P एंड Q आर टू मैट्रिसेस, तो P Q ट्रांसपोज की वैल्यू पूछी है, और मुझे पता कि P Q का ट्रांसपोज कितना होगा, Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज। अब Q का ट्रांसपोज करना, Q का ट्रांसपोज कितना है 2 - 4 1, और P का ट्रांसपोज आएगा -1 2 1। अब आपको ये भी पता है कि इसका 3 रोज है 1 कॉलम है, 1 कॉलम है 1 रो है 3 कॉलम्स हैं, ये बराबर है। ऑर्डर कितना बनेगा 3 × 3, हम बहुत श्योर हैं। कितना आंसर आएगा -2, 2 2 4, फिर 2, फिर +4 -8 -4, उसके बाद -1 2 1। आई थिंक 1 मिनट में लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल आ गया क्वेश्चन, मुश्किल नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। डिटर्मिनेंट जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसका। तो 1 को करेंगे जी 1 -+ कॉस स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट -cos x -cos x। ठीक है जी, अब इसको छोड़ना है ना हमें, तो -cos x -cos x -- cos x, ये तो 0 ही बन गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये वाला छोड़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, तो कितना आएगा +cos स्क्वायर x और -+1, तो कितना बन गया बच्चे हमारे पास, तो कितना बन गया, ये तो 0 बन गया, 1+ ये इतना बन गया 2 + 1+। सिर्फ आंसर निकालने की बात नहीं है, आंसर है कि 3-4 ऑप्शन इसके आंसर हो सकते हैं। अब उन्होंने क्या क्या पूछा है, तो ये पूछा है, और क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। पहले तो यही निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि कॉस की जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमें पता है, बट हमें स्क्वायर की निकालनी है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यहाँ पर कितना आएगा 0, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 2 + 2 cos स्क्वायर एक्स। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना बच्चे। अगर कोई वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 ही होगा ना, तो ये नहीं बोल सकते कि 1 और 1 के बीच में, ये बोल सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में आएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 0 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2, दोनों 2 ऐड कर दो, यहाँ पर 2 ऐड करो, यहाँ पर 2 आएगा तो 4 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 4, ये भी सही है। मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 2, ये भी सही है। इन दोनों में चेक करना है। अब देखो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पर लिखो 2 1 + cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, लिखो 1 - sin स्क्वायर एक्स, कितना आया 2 - sin स्क्वायर एक्स। क्या मैच कर रहा है, यस ये रहा। ठीक है, अब 1 - cos,
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं किसी भी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता। तो बी सी डी, तो ऑप्शन डी यस, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ओके यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो पूरे क्वेश्चन को देख के मुझे इतना तो पता लग गया इंक्रीजिंग। देखो आपका थॉट प्रोसेस इसी तरह से होना चाहिए कि पहले एनालाइज करो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का या कुछ भी इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं इसका। साइन का डेरिवेटिव कॉस 1/2, कॉस 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, ये कट गया आपस में, तो कितना आया डेरिवेटिव, कॉस x माइनस साइन 2x। पहली ऑप्शन तो सही हो गई, ये तो सही है, ए सब में है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन तीन में से चेक करना है, हमेशा ऑप्शन को इस तरह से क्रॉस चेक किया करो, ठीक है। कई बार क्या होता है एक ऑप्शन से ही आपका आंसर निकल जाता है, जैसे अभी हमने किया भी था। क्रिटिकल पॉइंट बोले उन्होंने, है ना। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसको 0 के इक्वल रखना है। अब इस 2x को पहले हटाओ यार, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 sin x cos x। अब इसमें से cos x कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 माइनस 2 sin x। तो cos x या तो 0 है या 1 माइनस 2 sin x 0 है। cos की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, cos x की वैल्यू 90 आएगी, cos 90 0 होता है। तो sin 2x, sin x कितना आया, यह है 1/2। साइन 1/2 कब होता है, आई थिंक π/6 पर, मतलब 30 पर। यस ये भी सही है, ए और बी। ओके सब में ए और बी है, ठीक है, ये दोनों सही हो गए। और भी चेक करना पड़ेगा, मुझे का काम बन जाएगा। ओके द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, तो ऐसा करो, यहाँ पर इंटरवल भी गिवन है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखो फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है जी हमारा sin x प्लस 1/2 cos 2x। सबसे पहले 0 फिल करो, sin 0 cos 0, cos 0 1 होता है, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। उसके बाद ऐसा करो π/6 मतलब 30 चेक करो, sin π/6 1/2 cos 2 इंटू π/6। cos sin 30 कितना होता है 1/2, यहाँ पर 1/2 है, और ये कितना बन गया π/3। cos 60 कितना होता है, cos 60 भी होता है 1/2। टू कितना आया 3/4, ठीक है। एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं, f90, तो sin 90 1/2 2 cos π/2, ठीक है। sin 90 1 होता है, cos π -1 होता है, 1 माइनस 1/2 कितना आया 1/2। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी बनी 4 7 0.7, और ये कितनी बनी 0.5। सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो डी है, और सी मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, सबसे मिनिमम वैल्यू है जी इसकी 1/2 बोल सकते हो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो ए बी एंड डी ओनली, ठीक है, ए बी एंड डी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस बिल्कुल सही है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आंसर नहीं भी आता, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पर हमें एक लाइन उसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं जो आगे दो लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं इस तरह से, ठीक है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हैं 0 to 1, और अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आप मान लो ए बी सी। अगर डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए बच्चे तो डायरेक्शन को साइंस तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी डॉट कितनी होगी 0, इसकी डॉट इस तरह 0 कर दो, 1a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इसको भी लिखो 0a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, कैसे लिखते हैं हम, ए बी सी क्रॉस में। इसका आंसर तो आएगा नहीं बच्चे, हमें रेशो चाहिए, तो उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -2 फिर 2 और 1, वही कॉफिशिएंट्स लिख रहा हूँ मैं इसके, ठीक है। यहाँ पर 1 और 0,
और जहाँ से स्टार्ट किया था -2 और 2, यहाँ पर -2 आएगा बच्चे, ठीक है, -2/1 कॉफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से इस बात का ध्यान रखना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 1 को करो, -2 को -2 -4, b को करो जी 0 -1, 2 माइनस इसको करोगे तो 0, तो कितना आ गया -4 +4 -2 आ गया, b -1, c कितना आ गया 2। डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए 2 -1 और 2। हमें डायरेक्शन को साइंस चाहिए तो इनके स्क्वायर्स को ऐड कर लो, कितना बना 4 + 4 4 + 1 + 4 √9 मतलब 3, ठीक है जी। तो यानी कि डायरेक्शन को साइंस कितने आए 2/3 -1/3 2/3। यस, पहली ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई बार क्या होता है कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही होती, ठीक है, उस केस में क्या करना है हमें, उस केस में हमें क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके चेक करना, कई बार आंसर मैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एक्स डिनोट्स दी नंबर ऑफ आवर्स, ऑब्वियस बात है लिस्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ओके। तो ये पता लगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये पूछा है, सी की वैल्यू पूछी है, ओके। मेन हमें सी की वैल्यू निकालना है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। 0 के लिए कितना है 0.1, 1 के लिए कितना है 1x, ओके। यहाँ पर सॉरी 1c 1c देखो x की 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1c, x को 2 फिल करेंगे तो 2c। नेक्स्ट इस बात का ध्यान रखना बस, x की जगह पर क्या लिखेंगे 5 - 3, x की जगह पर क्या लिखेंगे 5 - 4, अदरवाइज 0। इन सब का सम कितना होगा 1, तो 0.1 ये कितना बन गया 3c, ये 2c और 1c 3c इज इक्वल टू 1, तो 6c इज इक्वल टू 0.9, तो c कितना आ गया 0.9/6। इसको मैंने कैलकुलेट पहले से कर रखा है, तो ये कितना आएगा 0.15, तो 0.15, तो c की वैल्यू जो है वो 4 के साथ मैच कर रही है, तो A1 A4 A1, यस बिल्कुल बात बन गई, बिना सॉल्व किए सेकंड इसका आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस जो हैं जल्दी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जिनमें सारे चेक करने पड़ेंगे, कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जिनमें हमें थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बहुत बार किया हुआ है, कहाँ से आया ये, डायरेक्टली एनसीईआरटी में से। जो बच्चे एनसीईआरटी को हल्के में समझते हैं, मैं आपको बोर्ड्स में भी बोलता रहा कि बच्चे कभी भी एनसीईआरटी को हल्के मत लो। डेरिवेटिव कर दो जी इसका, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, माइनस साइन वाई एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ए का डेरिवेटिव 0, वाई का dy/dx। नीचे कितना आएगा बच्चे, नीचे का स्क्वायर, ठीक है। अब अभी सर हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से ये कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा साइन a + y cos y माइनस साइन y cos a + y डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a + y, तो 1 इज इक्वल टू dy/dx। तो कितना बनेगा, ये साइन a - b का फॉर्मूला बन गया a - b। आई थिंक हमारा आंसर जो है बच्चे आ गया, ये कट गया, तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ और साइन a नीचे आ गया, तो ये वैल्यू आ गई जी dy/dx की। कौन सी ऑप्शन है, यस फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है जी, है यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर, मतलब हमें क्रॉस करनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले a + b निकाल लो, a + b को नाम दे दो c, ठीक है, a + b, i और i 2i, j और 2j 3j, k और 3k 4k। अब सेम वे से a - b निकाल लो, उसको अब d नाम दे दो, a - b है, ठीक है, वो i - 0i, j - j, k - 2k, ठीक है। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस निकालनी है।
तो C क्रॉस D कर दो जल्दी जल्दी, I J K, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं है, जितनी जल्दी आप कर लोगे मतलब उतना बेटर है। कितना आएगा, -6 माइनस माइनस +4 माइनस J -4 0 प्लस K -2 0, तो कितना आया -2I + 4J -2K कैप। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना, ऑब्वियस सी बात है, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया -2I + 4J। आंसर कुछ ऐसा नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन निकालो, -I + 2J -K, ये कितना बना 24, है ना। 24 को लिख सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 2√6 ये कट गया। तो अब देखो किसके साथ मैच कर रहा है, देखो किससे मैच कर रहा है, -1/√6, 2/√6, -1/√6, -1/√6, 2/√6 -2, फोर्थ ऑप्शन 44th का 4th, यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ओके, हमें डिस्टेंस पता करना है, मतलब हमें यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे मेरे को बताओ, जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस जो हैं पैरेलल हैं कि स्क्यू हैं। अब यहाँ पर 2I 3J 6K 4I 6, अगर इस पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4 6 12, यस अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चे, तो यानी कि ये जो है ये लाइंस क्या है, ये लाइंस आपस में क्या है पैरेलल। तो लाइंस क्या है आपस में पैरेलल, तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो हमें पैरेलल वेक्टर तो हमारा मिल गया। पैरेलल वेक्टर कितना है 2I, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कौन सा वेक्टर लिखना है, तो हमेशा छोटा वेक्टर लिख लो, ठीक है, ये बड़ा है ना मगर ये मल्टीपल है, इसको लिख लो। अब A2 - A1 वो कर दो, A2 - A1, A2 - A1 कितना आएगा 2I, -2J माइनस माइनस प्लस बन गई 0J बन जाएगा, ठीक है, 1K -2K बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है M क्रॉस A2 - A1 डिवाइड बाय M का मैग्नीट्यूड, इस तरह से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इनकी क्रॉस फाइंड करनी है, चलो आओ क्रॉस फाइंड करते हैं। I J और K, यहाँ पर 2 3 6 2 0 -2, ठीक है जी, 2 3 6 2 0 -2। सॉल्व करें इसको, कितना आएगा -6 फिर 0 -J -J कैप, -4 -2 6 12 प्लस K कैप 0 -6, तो कितना आया -6I + 16J -6K कैप। और हमें क्या फाइंड करना है, क्रॉस में फाइंड कर ली M का मैग्नीट्यूड, M का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो, कितना आएगा 4 + 9 + 36, कितना आया √49, कितना आया 7। तो यहाँ पर कितना आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर M की वैल्यू कितनी है, सॉरी ऊपर वाली की वैल्यू कितनी है -6I + 16J -6K कैप डिवाइड बाय 7। अब आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड करना है, क्योंकि वैल्यू जो है डिस्टेंस की वो मतलब कि इस तरह वेक्टर में नहीं आएगी, उसको वो प्रॉपर वैल्यू एक आएगी। तो 6 का -6 का स्क्वायर कितना हुआ, -6 का 36, 16 का स्क्वायर कितना हुआ आई थिंक 256, ठीक है, 256 + 36 √ डिवाइड बाय 7। तो ये आएगा जी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, को मैंने सॉल्व कर रखा है पहले। तो 328 √328/7। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाओ जी। ओके, यहाँ पर ये बताया हुआ है इवन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, यहाँ पर ये तो हमें पता लग गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है ये,
ये क्या है इवन ऑड, आपको पता है इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर उसमें माइनस फिल करें बट उसका आंसर को कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन है, अगर माइनस फिल करने से माइनस का फर्क पड़ रहा है तो वो ऑड फंक्शन है, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे ऐसा करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो एफ डैश एक्स टू tan इनवर्स 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल ई एक्स का, एंड डेरिवेटिव कितना होगा ई एक्स π/4 का 0। अब आपको पता है, देखो ई एक्स क्या है, ई एक्स क्या है, ई एक्स जो है वो बेसिकली आउलर्स नंबर है। ठीक है, आउलर्स नंबर मतलब ई की वैल्यू जो होती है वो 2.71 अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो ये हमेशा हमें क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा हमें क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यानी कि जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और मेरे अकॉर्डिंग ये थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। थर्ड आंसर जो होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई भी वैल्यू फिल कर लो, इस पर इंक्रीजिंग नहीं है 0 से इन्फिनिटी पर। आप x यहाँ पर कोई भी वैल्यू फिल, नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे ना, e की पावर माइनस में आएगी, e की पावर -2 है मान लो, e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये बना इस तरह से, बट इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू मैं फिल कर सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन है, पर फिर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, इवन ऑड कैसे चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पर -x फिल करूँ तो कितना आएगा, इस तरह से, इस तरह से। ये जस्ट वैसे ही है कि अगर आपको अकेला इवन ऑड चेक करना आ गया तो ये इस तरह लिख लूँ मैं इसको, क्या मैं इसको कॉट लिख सकता हूँ इस तरह से, सॉरी अभी तक बात तो नहीं बनी, क्या मैं कॉट को ये लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan इनवर्स ई एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। π/2 माइनस π/4 कितना बना, 90 में 45 गए, 45 माइनस tan इनवर्स ई एक्स, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो अंदर आएगा इस तरह से। तो यानी कि माइनस फिल करने से माइनस का फंक्शन में चेंज आ गया तो ऑड भी है, तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है जो हमने सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 है। यस, ये मान सकता हूँ कि डिग्री जो है इसकी बच्चे वो 1 है, डिग्री जो है वो 1 है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे कितनी बनेगी, x log x dy/dx इज इक्वल टू log x माइनस वाई। तो डिग्री तो बानी है, ये तो पक्का सही है, सब में ये है। ओके, इट इज़ अ होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस है, मेरे को बताना क्या ये होमोजीनियस है, क्या होमोजीनियस में लॉग आ सकता है, नहीं, तो बी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारे पास 1 और 4 रह गए। ठीक है, या तो डी सही है, सी सही है। सी को चेक करते हैं, सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इज आर्बिट्री, इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो भैया, इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। तो अब भी सर होमोजीनियस नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, वाई में हो सकती है। यस, इस x log x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। अगर इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास p कितना आया 1/x log x, q कितना आया 1/x। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx 1/x log x, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और मुश्किल लग रही है तो क्या करो, आपको पता लॉग का डेरिवेटिव मतलब साथ में पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पुट
log x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये कितना बना, dx/x dt बना, तो ये 1/t dt कितना बन गया, e log t। तो हमारे पास कितना आया, e log t, e log x, ई लॉग कट गए तो हमारे पास log x रह गया, तो log x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आंसर कितना आएगा आपको पता है, y में है तो y इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है जी, y इंटू आई एफ लॉग एक्स है, x इंटू सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पर, x नहीं आएगा, q इंटू आई एफ, q कितना है, q कितना है हमारा 1/x log x dx। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करना है, पुट log x इज इक्वल टू टी, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो dt लिखो, इसको t लिखो, तो कितनी इंटीग्रेशन आएगी, t² + c, ठीक है। तो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू t कितना, t है हमारा log x का होल स्क्वायर बाई 2 + c, y log x, y log x प्लस a log x का स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसको 2 को उधर ले जाओ, कितना बना 2y log x इज इक्वल टू log x का स्क्वायर प्लस c, इस c को इधर ले आओ। जस्ट आंसर, मैं वैसे तो आपको पता लगी कि आंसर सही है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। इस -c को नया कांस्टेंट नाम दे दो a, तो बस जो ये सही है, यानी कि c हमारा सही है, तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इस तरह से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, देयर आर 2 बैग्स, ओके, ठीक है, 2 बैग्स हैं, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करेंगे। 2 बैग्स हैं, ठीक है। एक में बैग 1 में जो है, ये बैग 1 है आपका, इसमें 4 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। बैग 2 भी है इसमें, बैग 2 में जो है, बैग 2 में जो है 5 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके ओके, ठीक है। ए डाई इज रोल्ड इफ इट शोज अनडिविजिबल बाई 3, अगर डाइस पर 3 और 6 आता है, अगर डाइस पर 3 और 6 आता है, देन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, तो यहाँ पर 3 और 6 आएगा, तो बॉल यहाँ पर नहीं, अदरवाइज यानी कि 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, तो बैग 2 से निकालेंगे, ठीक है। इस तरह कहानी लिख लिया करो। इफ़ द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक इन कलर, यानी प्रोबेबिलिटी इफ़ द बॉल ड्रॉन, अब जो बॉल निकल चुकी है वो ब्लैक नहीं है, एक इवेंट हो चुका है, पता करो कि वो बैग 2 में से नहीं आई है। क्वेश्चन को जानबूझ के उलझाया गया है। नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है, इफ़ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, बट हम इसको इसी तरह से ही करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे, कौन सा इवेंट जो पहले हो चुका है उसको ए लिख लो, क्या हो चुका है, ब्लैक बॉल, बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, इसको ऐसे कर लो, जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद E1, E1 का इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नॉट फ्रॉम, नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, उन्होंने ये बोला कि बैग 2 में से नहीं आई होगी। E2 का मतलब क्या होगा, नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, मैंने उसी लैंग्वेज में लिख लिया। हमें पता क्या करना वो भी लिख लो, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है E1/A, ब्लैक बॉल नहीं निकली है, पता करो वो बैग 2 में से नहीं निकली है, ये पता करना है ना। अब हमको पता है, अब आपको पता है हमारा सिनेरियो, हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फाइंड करते हैं पहले। E1 का मतलब क्या होता है, E1 का मतलब क्या होता है कि बॉल जो है बैग 2 में से नहीं निकली है, यानी कि देखो बॉल जो है बैग 2 में से नहीं निकली, तो किस में से निकली होगी, बैग 1 में से। तो बैग 1 को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बैग जो बॉल जो है बैग 2 में से नहीं निकली है, बैग 1 में से निकली, तो बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैग को सिलेक्ट करने की, 1 बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6। यहाँ इसको ऐसे लिख लो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आपको। किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि बॉल बैग 2 में से नहीं निकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लो बैग 2 इज नॉट
सेलेक्टेड, मतलब ऑब्वियस पता बैग 2 नहीं सेलेक्ट हुआ तभी उसमें से बॉल नहीं निकली, तो यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो बैग 1 इज़ नॉट सेलेक्टेड। तो अगर बैग 2 सेलेक्ट नहीं हो तो कौन सा सेलेक्ट हुआ, बैग 1, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6। उल्टा करेंगे क्वेश्चन, हम उल्टा करेंगे, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, फिर 1 माइनस के चक्कर में पड़े रहोगे। E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब क्या है कि बैग 1 इज नॉट सेलेक्टेड, बैग 1 जो सेलेक्ट नहीं हुआ इसका बैग 2 सेलेक्ट हुआ, बैग 2 की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6 आपके सामने है। अब साथ में इसके पता करो A/E1 A/E2। अब बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब ये है कि बैग 2 इज नॉट सेलेक्टेड। E1 का मतलब क्या है कि बैग 2 सेलेक्ट नहीं हुआ, कौन सा सेलेक्ट हुआ, बैग 1, तो बैग 1 सेलेक्ट हो गया, आपके मन में सोच लिया बैग 1 सेलेक्ट हो गया ये वाला। ए का मतलब क्या है, बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, ब्लैक बॉल नहीं निकली, तो कौन सी निकली होगी, व्हाइट, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10, ठीक है। सेम यहाँ पर E2 का मतलब क्या है कि बैग 1 सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कौन सा सेलेक्ट हुआ, 2, बैग 2 सेलेक्ट हुआ है। ए का मतलब क्या है, बॉल ब्लैक नहीं निकली, कौन सी निकली, व्हाइट, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/10। तो ये है जी आपका कंप्लीटली आंसर आएगा। अब कंप्लीटली आंसर आएगा, अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, E1/A का ये होता है E1 A/E1, E1 A/E1। ऑब्वियस ही बात है, आप वहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे आपको डायरेक्टली आता है, E1 2/6 इंटू 4/10, 2/6 इंटू 4/10, 4/6 इंटू 5/10। मैं जानबूझ के कट नहीं करता, नीचे 60 आएगा क्योंकि ऊपर 8 रह गया, यहाँ पर ऊपर 8 रह गया, फिर 20 रह गया, 8/28, 4/14, 2/7, तो 2/7 थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकेंड्स में कर सकता हूँ। 2 3 -1, देखो इसको ध्यान से लिखो, इसको क्या लिखोगे, x - 3, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको y - 2 लिखो और उसका माइनस नीचे एडजस्ट करो, ये ओके है। तो कितने डायरेक्शन रेशियो है, 2 - 3 - 1, 2 - 3 - 1, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 6, 3 3 9, ये भी है, तो ये नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन हुई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फिजिबल रीजन ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स, x + y। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगी, ये x + y = 10 है, ये 2x + 2y, ये इस तरह से बनेगी, दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। अब ये जो है ये फॉल्स है, ये ऊपर की ओर शेड कर रही है, ये ट्रू है नीचे, क्योंकि ये वाला पोर्शन शेड होगा, तो कौन सी, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बच्चे इस तरह से हमने ये कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, और बिलीव बच्चे ये इसको सॉल्व करवाने का पर्पस बस ये है बच्चे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि CUET में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें किस तरह से पार्ट 1 है, पार्ट B1 है, हो सकता है कि इस पर कोई भी चॉइस ना आए। बाकी जिस तरह से मुझे क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा, बट आपको इस तरह से मैं तैयारी करनी है। और बहुत जल्दी बच्चे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो को कल मिल जाए, कल सुबह मिल जाए, कल मतलब परसों मिल जाए, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट कब मिलेगी, बट मुझे 3 या 4 दिन लगेंगे बच्चे। 3 या 4 दिन के बाद इस चैनल पर बाकी आगे से वीडियो आनी स्टार्ट होंगी। तो एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ CUET को लेके। तो अगर आप सब सीरियस हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोटिवेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस फ्री सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो जिस तरह से 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ थी, सेम वैसी ही सीरीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ। बट मुझे आपसे 3 या 4 दिन चाहिए, क्योंकि हमारा कोई फैमिली फंक्शन है जिसको मैं लेके थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन या 3 दिन बाहर रहना पड़ेगा। बस वो 3 या 4 दिन मेरे को दे दो, उसके बाद जो है हम फोड़ने वाले हैं। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि यस सर वी आर विद यू, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।